हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 18वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। श्री भी इस वक्त बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसने अपना सर रणविजय के सीने पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अब ये भी सच था कि रणविजय भी श्री का सुकून बन चुका था। उसे वाकई में रणविजय के पास काफ़ी सेफ फील होता था और जैसे आज उसका दिल घबरा रहा था, उसे रणविजय के साथ साथ की बहुत ज़रूरत थी। कुछ देर में श्री को नींद आ गई। रणविजय अभी भी श्री के बालों को धीरे धीरे सहला रहा था और कुछ ही देर में वो भी नींद के आगोश में चला गया। वहीं अमन एक ज़रूरी काम निपटाकर वापस लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। दरअसल शादी खत्म होने के बाद अमन को एक अर्जेंट कॉल आई थी, इसलिए अमन को जाना पड़ा था। तभी डैशबोर्ड पर रखा हुआ अमन का फ़ोन रिंग करने लगा। अमन ने गाड़ी साइड में रोकी और फ़ोन को पिक करके कान पर लगा दिया। सामने से एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई। हेलो। हेलो अमन। अमन ने कन्फ्यूजन से पहले आवाज़ को याद करके अचानक हैरान होते हुए कहा, आस्था, ये तुम हो? दरअसल स्क्रीन पर अननोन नंबर शो हो रहा था, जिस वजह से अमन को पता ही नहीं चला कि आस्था की कॉल है। आस्था वही लड़की थी जो कुछ गुंडों से बचने के लिए अमन की गाड़ी में जाकर छिप गई थी। इतने दिनों के बाद आस्था ने आज अमन को कॉल किया। दरअसल अमन ये जानता था कि आस्था किसी मुसीबत में है, इसलिए उसने ही आस्था को अपना नंबर दिया था कि अगर कभी भी उसे अमन की ज़रूरत हो तो उसे बेझिझक कॉल कर दे, वो उसकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आएगा। सामने से आस्था की घबराई हुई आवाज़ आई, अमन, तुमने मुझे पहचान लिया, तुम मुझे भूले नहीं? अमन ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन बात क्या है? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? ये लोग, ये कहते हुए आस्था रोने लगी। अमन ने पूछा, क्या हुआ? मुझे बताओ। मुझे उससे शादी नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे बचा लो। अमन का सवाल सुन आस्था ने कहा। आस्था की बात सुन अमन बोला, कौन तुमसे फोर्सफुली शादी कर रहा है? तुम एक काम करो, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। आस्था ने जल्दी से अपना एड्रेस बता दिया। तभी सामने से एक तेज आवाज़ आई और आस्था का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। फ़ोन के डिस्कनेक्ट होने से अमन घबरा गया और उसने गाड़ी को फुल स्पीड के साथ वहाँ से भगा दिया। कुछ देर बाद एक बंगलो के हॉल में एक मंडप तैयार किया गया था, जहाँ पर एक लड़का दूल्हे के गेटअप में हवन कुंड के सामने बैठा हुआ था और उसके बगल में ही एक लड़की बैठी हुई थी जो रो रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आस्था थी। आस्था ने इस वक्त दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर दुल्हन वाली रौनक बिल्कुल भी नहीं थी। शादी उसकी मर्जी के बिना हो रही थी। उस लड़के ने आस्था की तरफ घूर कर देखा और बोला, रोना बंद करो। ये लड़का सारांश मित्तल था। उसने आस्था के गालों में हाथ फेरते हुए कहा, शादी नहीं करनी है तो अपने बाप से कहो, जितना कर्ज मुझसे लिया है वो सब मुझे लौटा दे। आस्था मजबूर हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उसके डैडी की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। इस वजह से उसे सारांश मित्तल से शादी करनी पड़ रही थी। वैसे तो सारांश मित्तल भी नहीं चाहता था कि आस्था की डैड कर्ज चुका दे, क्योंकि सारांश की गंदी नज़रें आस्था पर पहले से ही थी। वो तो यही चाहता था कि वो अपना मकसद पूरा कर सके। इसका मकसद आस्था को अपनी बीवी बनाना ही था और आज उसे मौका मिल ही गया था। सारांश ने पंडित जी पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहे हो? थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते क्या? ये कहने के बाद सारांश अपनी जगह से खड़ा हो गया और आस्था को भी उसने जबरदस्ती खड़ा किया। आस्था अभी भी रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, सारांश प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे शादी नहीं करनी है, क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो? तभी वहाँ पर एक फायर की आवाज़ सुनाई दी। सभी लोगों की नज़रें उस तरफ चली गई जहाँ पर अमन हाथ में गन लिए सारांश को ही देख रहा था। अमन को देखकर सारांश ने मन ही मन कहा, अमन मेहरा, ये यहाँ क्या कर रहा है? अमन ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, मित्तल, तुझे इस बारे में तो पता था कि मुझे इस बारे में तो पता था कि तू बिजनेस में बड़ा कमीना है, लेकिन असल जीवन में भी तो कमीना है, ये नहीं जानता था। तो कैसे किसी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी कर सकता? वहीं आस्था तो ये जानकर हैरान रह गई कि अमन पहले से ही सारांश को जानता था। वहीं सारांश ने दांत पीसते हुए कहा, ये मेरा प्राइवेट मैटर है, अमन निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अमन ने हंसते हुए कहा, मुझे इन सब में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लड़की जो तुम्हारे बगल में खड़ी है, इसने ही मुझे फ़ोन करके हेल्प करने के लिए बुलाया है। ये सुनकर सारांश खा जाने वाली नज़रों से आस्था की तरफ देखा। वहीं अमन के आ जाने से आस्था को थोड़ी हिम्मत मिल गई थी। वह सारांश की तरफ देख कर बोली, हाँ, मैंने ही कॉल किया अमन को।
क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। ये कहकर आस्था अमन के पीछे जाकर खड़ी हो गई। सारांश ने चिल्लाते हुए कहा, अमन मेहरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में कदम रखने की। इससे पहले कि सारांश अपनी गन लोड कर पाता, तभी वहां पर अमन के आदमी की फौज आकर खड़ी हो गई और उन्होंने सारांश के आदमियों को अपने निशाने पर ले लिया। इससे पहले कि सारांश अपनी गन लोड कर पाता, तभी वहां पर अमन के आदमी की फौज आकर खड़ी हो गई और उन्होंने सारांश के आदमियों को निशाने पर ले लिया। यह देखकर आस्था भी हैरान रह गई कि आखिर अमर है कौन। अमन के बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी सिवाय नाम के और उसकी फ़ोन नंबर के, क्योंकि अमन ने एक बार पहले भी उसकी हेल्प की थी। इसलिए आस्था को अभी भी ऐसा ही लगा कि इस बार भी अमन उसकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आएगा और उसका विश्वास सही साबित हुआ। लेकिन अमन की पावर देखकर वो भी समझ गई कि अमन भी काफ़ी पावरफुल इंसान है। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त तेरे और तेरे आदमियों की लाश बिछा सकता हूँ, पर वो क्या है ना, अभी मेरा ये सब करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, अमन ने कहा। तभी सारांश ने कमीनेपन वाली हंसी के साथ कहा, वैसे मुझे सब समझ आ रहा है कि आखिर आस्था ने तुम्हें ही क्यों बुलाया होगा। ज़रूर तुम पहले से एक दूसरे को जानते होगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ। पर अमन को अपने ही तरफ बढ़ते देखकर एक पल के लिए तो सारांश भी डर गया, क्योंकि सारांश अच्छे से जानता था कि अमन मेहरा जितना कूल माइंडेड है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है और वो बिजनेस टाइकून रणविजय का दोस्त है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसने अमन को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो सीधा सीधा रणविजय से उलझेगा। अमन पर हमला करवा के उसने रणविजय से दुश्मनी मोल ले ली थी। अमन ने सारांश को निहारते हुए कहा, तू तो पहले ही हमारे राडार पर था सारांश, लेकिन आज की हरकत देखकर साफ लग रहा है और लोगों के लिए कितना नुकसान होगा। सारांश ने अपनी सफाई देते हुए कहा, पर यहाँ बिजनेस का मैटर नहीं है अमन मेहरा, जो तुम दखल दे रहे हो। ये मेरी लाइफ है और वो लड़की के बाप ने मुझसे पैसे लिया था, पर वो कर्ज चुका नहीं पाए, इसलिए उन्होंने खुद कहा था कि मैं उनकी बेटी से शादी करूंगा। अमन ने पलटकर आस्था की तरफ देखा। आस्था ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए अपना सर ना में हिलाया, जैसे कहना चाहती हो वो इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती है। अमन ने वापस सारांश का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अगर इसके बाप ने तुझे कर्जा लिया है तो इसका मतलब उसकी बेटी से बिना उसकी मर्जी से शादी करेगा। सारांश ने कहा, तुम इस लड़की की इतनी साइड क्यों ले रहे हो, आखिर लगती क्या है तुम्हारी। इस बात पर अमन चुप हो गया और उसने सारांश का कॉलर छोड़ते हुए कहा, क्या लगती है मेरी, ठीक है तो अभी बता देता हूँ। और वापस आस्था के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करती हो। आस्था ने एक नज़र सारांश की तरफ देखा और धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। ये देखकर अमन की होठों पर स्माइल आ गई। उसने दोबारा सवाल किया, तो जो मैं करने के लिए कहूँगा वो तुम करोगी। आस्था के पास अब अमन की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। आस्था इतना तो समझ चुकी थी कि अमन एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसने भी पूरे विश्वास के साथ कहा, तुम जो कहोगे ना वो सब करूँगी, पर मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी। तो अमन ने कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर आस्था एकदम से शॉक रह गई, वहीं सारांश भी हैरान रह गया। अमन ने आगे कहा, इस कमीने से शादी करने से बेहतर है कि तुम मुझसे शादी कर लो। वैसे भी तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो और तुम एक बेटर हस्बैंड डिज़र्व करती हो। अब तुम सोच रही होगी कि मैंने अचानक से तुम्हें शादी के लिए प्रपोज़ क्यों कर दिया, तो उसका भी एक रीज़न है। जब से तुम्हें देखा था तब से ही तुम मेरे ख्यालों से कभी बाहर गई ही नहीं थी। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कभी ना कभी तुम मुझे कॉल ज़रूर करोगी। और देखो, आज तुमने मुझे कॉल किया। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे तुमसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया, पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे तुम पसंद हो। अब मैं तुम्हें पसंद हो कि नहीं ये तुम मुझे बता दो। मैं तुमसे किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। अमन की बात सुनकर आस्था ने मन ही मन कहा, सारांश जैसे कमीने से शादी करने से अच्छा है कि मैं अमन मेहरा से शादी करूँ। कम से कम औरतों की रिस्पेक्ट करना तो जानता है ना, और वाकई में ये अच्छा इंसान है जो मेरी एक फ़ोन पर मेरी हेल्प करने के लिए आ सकता है। तो सोच, जब ये तेरा पति होगा तो तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। तेरी किस्मत अच्छी है। आस्था ने मुस्कुरा कर अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। आस्था की मुस्कुराहट इस बात को साबित कर रही थी कि वो ये बात मजबूरी में आकर नहीं कह रही है। अमन ने अब सारांश की तरफ देखते हुए कहा, ये तेरी नहीं बल्कि मेरी होने वाली बीवी है। इसे मेरा होता हुआ देखेगा। अब अमन ने सारांश को अपनी
लोगों की तरफ भेज दिया और कहा, पकड़ के रखो इसे जब तक मेरी शादी पूरी नहीं हो जाती। सारांश चिल्लाता रह गया, ये तुम सही नहीं कह रहे हो, छोड़ो मुझे। पर अमन ने उसकी बात को इग्नोर किया और पंडित जी से कहा, पंडित जी शादी की विधि शुरू करो। पंडित जी ने अब शादी के मंत्र शुरू कर दी और धीरे धीरे कर उनके फेरे, मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्में भी अदा करवा दी। इसी के साथ आस्था अमन की बीवी बन चुकी थी। आज उनकी फियांसे किसी और की बीवी बन चुकी थी। वहीं सारांश किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह दोनों को देखे जा रहा था। अमन ने एक वीकनिंग वाली स्माइल के साथ कहा, देख लिया ना, अब ये मेरी बीवी हो चुकी है। तो अगर तूने इस पर अपनी गंदी नज़र डाली ना सारांश मित्तल, तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। इसी के साथ उसके आदमी भी निकल गए। दूसरा दिन सुबह का वक्त। तरुण बेड रेस्ट से टैग लगाए हुए अपना फ़ोन देख रहा था। उसने अपनी एक हाथ से निकू को होल्ड किया हुआ था और दूसरे हाथ से अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। वहीं निकू तरुण के सीने पर सर रखे हुए, उसकी कमर में बाहें लपेटे हुए सुकून से सो रही थी। निकू के चेहरे पर अभी भी थकान साफ नजर आ रही थी। दरअसल तरुण ने कल रात अपनी बीवी को बहुत परेशान किया था। निकू के लिए ये सब बिल्कुल नया था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी और अभी भी उठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो तरुण की शर्ट पहनी हुई थी। तरुण को रह रहकर कल की प्यार भरी रातें याद आ रही थी। इस वजह से उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने फ़ोन को साइड में रखा और एक बार फिर से निकू को सटाकर अपनी बाहों में भर लिया। मुझे और परेशान मत करो, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। तरुण तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी बेबी बट डोंट वरी, आगे तुम्हें सबकी आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें पेन नहीं होगा। तो निकू ने आंखें बंद किए ही मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें इतना मना करती रही, फिर भी तुम दूर नहीं हो रहे थे। तरुण ने निकू को पलट कर अपने नीचे किया और उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तुम नहीं जानती, पर उस वक्त मेरे लिए रुकना मुश्किल था, पर मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वाइल्ड बिहेव ना करूं। निकू अब वापस सो चुकी थी, इसलिए तरुण ने भी उसे अब ज़्यादा परेशान नहीं किया और उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। एक 7 स्टार होटल के बड़े से रूम में दूसरी तरफ एक शख्स सोफे पर बैठी हुई ड्रिंक कर रहा था और बार बार अपने फ़ोन की तरफ ही देख रहा था। तभी उस रूम का डोर नॉक होने की आवाज़ आई। वो शख्स खड़ा हुआ और उसने जाकर रूम का डोर ओपन किया तो सामने एक लड़की जिसने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे, उसने उस शख्स की तरफ देखा। वो शख्स कोई और नहीं अभय रायचंद था और सामने खड़ी नायरा थी। नायरा ने कहा, अब अंदर भी आने दोगे या यहीं खड़े रहने का इरादा है? यह यहीं खड़े रखने का इरादा है। अभय ऊपर से नीचे तक नायरा को देखा और तिरछी स्माइल के साथ कहा, अंदर बुलाने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने, यहाँ खड़े रखने के लिए नहीं। नायरा ने छिड़ते हुए कहा, अब हटो भी। नायरा ने उसे साइड किया और अंदर आ गई। उसने एक नज़र पूरे रूम की तरफ अच्छे से देखा और पलटकर अभय की तरफ, जो डोर बंद किए अपना हाथ बांधे डोर से सट कर खड़ा हुआ था। नायरा ने अपनी नज़र खेलते हुए कहा, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? अभय ने अपने कदम नायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब एक लड़का एक लड़की को इस तरह से अकेले किसी होटल रूम में क्यों बुलाता है? नायरा ने चढ़ते हुए कहा, मुद्दे की बात करो, किस बात के लिए मुझे यहाँ बुलाया? तो अभय ने भी अजीब नज़रों से नायरा को देखते हुए कहा, तुम्हारे ही काम की बात है नायरा। वैसे भूलो मत कि अतीत में भी मैं ही तुम्हारे काम आया था। नायरा ने अपना सर ना में हिलाया और जाकर वहीं सोफे पर बैठ गई और अपने लिए ड्रिंक बनाने लगी। अभय उसके बगल में ही बैठा और उसके हाथ से ड्रिंक का गिलास लेकर खुद उसके लिए ड्रिंक बनाते हुए बोला, वो वापस लौट आई है नायरा। नायरा ने पूछा, कौन? तो अभय ने कहा, तुम्हारी चाहती दुश्मन श्री वापस लौट आई है। ये सुनकर नायरा ने गुस्से से कहा, अगर वो वापस लौट आई है ना, तो इस बार वो जिंदा नहीं बचेगी। उसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। उसे कुछ करने का ख्याल छोड़ दो। नायरा ने ड्रिंक का गिलास लिया और उसका एक सिप लेते हुए कहा, क्यों, तुम्हें इतनी सिंपैथी क्यों हो रही है श्री से? तो अभय ने भी सोफे से टैक लगाते हुए कहा, मुझे उससे सिंपैथी नहीं है, बस उसकी चाह है नायरा, बस उसकी चाह है नायरा। नायरा ने तिरछी नज़रों से अभय को देखते हुए कहा, पिछली बार रणविजय ने जो तुम्हारे साथ किया था, क्या तुम उसे भूल गए हो? तो अभय ने भी उसे टीज करते हुए कहा, तो रणविजय ने तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ किया था, तुम भूल गई होगी।
किस तरह से मैंने तुम्हें रणविजय के चंगुल से बचाया था और आज तक रणविजय को ये पता नहीं लगने दिया कि तुम कहाँ हो। नायरा ने एक गहरी सांस ली और वापस ड्रिंक पीते हुए कहा, ये तो तुमने सच कहा, लेकिन फिलहाल मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यही बताने के लिए यहाँ बुलाया था। ये बात तो तुम मुझे फ़ोन पर भी कह सकते थे ना। तो अभय ने हंसते हुए कहा, नहीं नायरा, तुम जानती हो ना कि मैं अपने हर काम की एक कीमत वसूल करता हूँ। नायरा ने चिढ़ते हुए कहा, जानती हूँ, मुझे बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत वसूल की है तुमने। अभय ने हंसते हुए कहा, तुम तो जानती हो ना नायरा, खूबसूरत लड़कियाँ मेरी कमज़ोरी है और तुम भी कहीं कहीं से भी कम नहीं हो। तुम भी काफ़ी हॉट और खूबसूरत हो नायरा। नायरा ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, कम ऑन अभय, अब तुम चाहते हो कि मैं पहले की तरह तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करूं, तो वो नहीं हो सकता है। तुम्हारी हेल्प तो करने से रही। नायरा कहीं ना कहीं जानती थी कि जब तक वो रणविजय और श्री से अपना बदला नहीं ले लेती, तब तक उसे अभय की बात माननी ही होगी। और अभय ने भी कई बार इस बात का पूरा फायदा उठाया था। अभय ने खींच कर नायरा को अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, इतना क्या सोच रही हो? जहाँ तक मुझे पता है अपनी तुम भी मेरी कंपनी बहुत एंजॉय करती हो नायरा। नायरा ने चिढ़ते हुए कहा, बकवास बंद करो, अब ऐसा कुछ नहीं है। अभय ने नायरा की गर्दन पर अपनी उंगलियां सहलाते हुए कहा, क्या वाकई में ऐसा नहीं है? नायरा की बॉडी में शिरन सी होने लगी। उसने अभय का हाथ हटाते हुए कहा, डोंट अभय, मत करो ऐसा। अभय मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई नायरा, तुम्हें मेरे छूने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आखिर तुम्हारा डिज़ायर भी तो मैं ही पूरी करता हूँ ना। ये कहते हुए अभय ने नायरा के बालों को पीछे से पकड़ा और उसकी नेक पर बहुत बेरहम तरीके से किश करने लगा, जिससे नायरा के मुंह से भी मदहोशी भरी आहें निकलने लगी। उसने कस कर अभय के कंधे को पकड़ लिया और मौन करते हुए बोली, अभय प्लीज़ डोंट डू दिस, मत करो ऐसा। अभय ने बड़ी ही सडेक्टिव तरीके से कहा, क्यों ना करूँ ऐसा? नायरा, अपने हर काम में हम दोनों साथ हैं, अगर एक दूसरे की नीड्स पूरी भी करते हैं तो क्या गलत है? यह कहने के साथ ही अभय ने नायरा को झटके से अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया और उसे लगभग बेड पर पटक दिया। नायरा ने उठने की कोशिश की, पर अभय ने वापस उसे बेड पर धकेलते हुए कहा, अगर मेरा साथ चाहती हो तो वही करो नायरा जो मैं कहता हूँ, आखिर हम दोनों का मतलब जुड़ा हुआ है इस काम से। नायरा ने अपनी तिरछी निगाहों से अभय की तरफ देखा और कहा, पर इसके लिए ये सब करना ज़रूरी नहीं है अभय। अभय ने अपनी शर्ट रिमूव करते हुए कहा, तो स्वीट हार्ट कम ऑन, मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त मेरी कितनी ज़रूरत है और हम दोनों का मकसद भी तो सेम है। तुम्हें रणविजय चाहिए और मुझे श्री। जिस दिन श्री मुझे मिल जाएगी उस दिन तुम्हें भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नायरा ने चढ़ते हुए कहा, और अगर मुझे रणविजय मिल जाएगा तो मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है बाला? अभय ने उसके ऊपर आते हुए कहा, तो बस, तो फिर जब तक हमें हमारी चाहत नहीं मिल जाती तब तक तो हम एक दूसरे का साथ दे ही सकते हैं ना। ये कहने के साथ ही अभय ने नायरा के होठों पर कब्जा जमा लिया और कुछ देर में दोनों के कपड़े फर्श पर इधर उधर बिखरे हुए थे और दोनों ही ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे में लिपटे हुए पूरी तरह से खो चुके थे। पूरे कमरे का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म था, क्योंकि उनकी मदहोशी भरी चीखें वहाँ के माहौल को काफ़ी हॉट बना रही थी। कुछ घंटे बाद उनका ये तूफान थम गया था। हेड रेस्ट से टेक लगाए हुए वो रेस्ट कर रहा था। उसने तिरछी नज़रों से नायरा की तरफ देखा, जो थकान से सो रही थी। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि इन सब से वो कितना ज़्यादा थक चुकी थी। उसके नेक पर और उसके नेक के निचले हिस्से पर बने बाइट के मार्क्स दिख रहे थे कि तरुण उसके साथ कितना ज़्यादा वाइल्ड रहा था। कुछ ऐसे ही निशान अभय के मस्कुलर चेस्ट पर भी थे। इस पर नायरा के दिए बाइट के और नाखून के स्क्रैच के निशान भी इस बात को साबित कर रहे थे कि दोनों ने एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी वाइडली एंजॉय किया था। कुछ ही देर में नायरा ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर अभय की तरफ देखा, जो स्मोक करते हुए उसे ही देख रहा था। यू आर सच अ बेस्ट, अभय ने स्माइल के साथ कहा। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें ये सब पसंद ना हो। ये बात भी सही थी कि नायरा अभय के इस वाइल्डनेस को बहुत एंजॉय करती थी, इसलिए तो अभय के बुलाने पर वो तुरंत ही चली आई थी। नायरा ने खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, अब मुझे जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। और यह समझना कि आज जो हमारे बीच हुआ है वो आखिरी बार हुआ है। दोबारा मैं तुम्हारी ऐसी कोई बात नहीं मानने वाली। ये कहकर नायरा जैसे ही बेड से उतरने लगी, अभय उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींचा तो नायरा अपनी आंखें बड़ी किए उसे हैरानी से देखने लगी।
अभय अपनी उंगलियां नायरा के चेहरे पर फेरते हुए कहा, दोबारा कहना, क्या कहा तुमने? नायरा तिरछी नजरों से अभय के उस हाथ को देख रही थी जिसमें उसने इस वक्त सिगरेट पकड़ी हुई थी और वो उसी हाथ की उंगलियों से नायरा के चेहरे को सहला रहा था। नायरा जानती थी कि अगर उसने अभय के खिलाफ जाने की कोशिश की तो अभय उसे टॉर्चर भी कर सकता है, क्योंकि अभय पहले भी कई बार नायरा को टॉर्चर कर चुका था और नायरा की बॉडी पर जगह जगह सिगरेट डालने के निशान भी थे, जो बता रहे थे कि अभय कई बार नायरा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव करता था। नायरा ने अट्रैक्टिव वे में कहा, मुझे हर बार तुम्हारी ये डिमांड पूरी करना पसंद नहीं है अभय, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अभय ने नायरा की गर्दन पकड़ते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, डिमांड तो तुम्हें मेरी पूरी करनी ही होगी नायरा, और वैसे भी जब भी श्री जैसा हीरा मेरे पास होगा तो फिर मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है? अपने आप को श्री से कंपेयर होते देखकर अब नायरा को भी गुस्सा आ गया। उसने अभय को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, जस्ट शट अप। श्री भी कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती है और तुम मेरी तुलना उस बहनची टाइप लड़की से कर रहे हो। अभय समझ गया था कि नायरा को इस बात का कितना बुरा लगा है। आखिर नायरा बहुत घमंडी लड़की थी। वो भी खड़ा हुआ और फर्श पर पड़ी अपना शर्ट उठाकर उसे पहनते हुए बोला, अब तुम्हें बुरा लगे चाहे अच्छा, पर सच तो यही है कि वो ऑसम है, इसलिए तो उसके लिए इतना पागल हूँ मैं। नायरा भी बेड से खड़ी हुई और ब्लैंकेट से खुद को कवर कर अभय के पास आते हुए बोली, तो अगली बार अपनी सारी डिज़ायर उसके साथ पूरी करना, मुझे मत बुलाना, क्योंकि मुझे पता है कि रणविजय अगर मुझे मिल गया तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं। रणविजय तुमसे कहीं ज़्यादा हॉट है और इसलिए तो मैं उसके लिए पागल हूँ। नायरा ने भी उसी टोन में जवाब दिया और जैसे ही वहाँ से जाने लगी अभय उसके बालों को पकड़कर एकदम उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीसते हुए कहा, अपना ये एटीट्यूड मुझे मत दिखाना नायरा, वरना भूलो मत पिछली बार तुम्हारे साथ क्या किया था, और अगली बार जब भी तुम्हें बुलाऊं चुपचाप आ जाना। ये कहकर अभय ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। नायरा ने जलती नज़रों से अभय की तरफ देखा और वॉशरूम में चली गई। अभय ने वाइन की बोतल को उठाया और उसे होठों से लगाकर एक ही सांस में उसे आधी खाली कर दिया और अपना मुंह पोंछते हुए कहा, श्री बहुत जल्द आ रहा हूँ बच्चे, तुम्हें अपना बनाने के लिए। पिछली बार तो रणविजय ने तुम्हें बचा लिया था, पर इस बार वो तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अभय राजन पहले की तरह कमज़ोर नहीं है बल्कि बहुत पावरफुल हो गया है। ये कहते हुए अभय कमीनेपन वाली हंसी हंसने लगा। चौहान अंपायर। अमन और आस्था दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। कादम्बरी जी उनके सामने ही व्हीलचेयर पर बैठे हुए गुस्से से अमन को देख रही थी। वहीं रणविजय तो वहाँ ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसे इन सब बातों से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। वो तो आराम से अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते हुए ईमेल देख रहा था। वहीं निकू और तरुण भी वहीं बैठे हुए थे। निकू तो कभी कादम्बरी जी को देख रही थी तो कभी अमन और आस्था को और कभी रणविजय की तरफ। वहीं तरुण तिरछी स्माइल के साथ अमन को देख रहा था, क्योंकि अमन ने उसे पिछले कुछ दिनों में बहुत परेशान किया था। अब तो वो इंतज़ार कर रहा था कि कब कादम्बरी जी अमन की आखिरी अच्छी खासी क्लास लेंगी। तभी अमन ने कहा, आंटी प्लीज़ समझिए मेरी बात को। तभी कादम्बरी जी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, चुप रहो अमन, वैसे भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि तुम्हें थप्पड़ मार दूँ। तभी आस्था ने अमन का बचाव करते हुए कहा, आंटी आप गलत समझ रही हैं, आप पहले हमारी पूरी बात तो सुनिए ना। कादम्बरी जी ने आस्था से कहा, देखो बेटा, ज़रूर इसने ही तुम्हें डराया धमकाया होगा, तभी तो अचानक से शादी कर ली। क्या करूं, ये मेरे तीनों बेटे ना पूरे नालायक हैं, हमेशा उठपटांग हरकतें ही करते हैं। तभी रणविजय ने कादम्बरी जी की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो, अब मैंने क्या कर दिया? तो कादम्बरी जी ने कहा, अभी तक तुम मेरी बहू को नहीं मना पाए हो शादी के लिए, ऐसे क्या देख रहे हो? तो रणविजय ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, मेरा तो बोलना ही बेकार है, आप कंटिन्यू कीजिए। ये कहकर वो वापस फ़ोन में देखने लगा। तभी तरुण ने कहा, हाँ बुआ जी, अच्छे से क्लास लो, भला ये भी कोई बात होती है, एक ही रात में शादी, हमें पता तक नहीं लगने दी, क्या हम इसके अपने नहीं हैं? तरुण पूरी तरह से आग में घी डालने का काम कर रहा था, या कह सकते हैं कि पेट्रोल छिड़क रहा था। वहीं अमन तो खा जाने वाली नज़रों से तरुण को देख रहा था और घूर रहा था, जैसे मन ही मन कह रहा हो, कमीने, तू मुझे बाहर मिल, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वहीं तरुण ने फेक स्माइल के साथ अमन को देखा, जैसे कह रहा हो, पहले बुआ जी से निपट ले, बाद में मेरे मुंह तोड़ने के सपने देखना। तभी निकू ने भी अमन का साथ देते हुए कहा, माँ हो सकता है अमन की कोई मजबूरी रही हो, आप तो जानते हैं ना, अगर उन्होंने अचानक शादी की है तो कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आखिर तरुण और मेरी शादी भी तो अचानक ही हुई थी ना, और तरुण ने मुझे बचाने के लिए ही तो शादी की थी,
तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। तभी आस्था एकदम से बोली, हाँ सच में ऐसा ही हुआ था। कादम्बरी जी ने हैरानी से आस्था की तरफ देखा। तभी तरुण ने निकू को घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो कि अपना मुंह बंद रखो। तो तरुण की नज़र देखकर निकू ने भी उसे आंखें छोटी करते हुए कहा, वो मेरा दोस्त है तो मैं तो उसका बचाव करूंगी ना, और मुझे ऐसे क्या देख रहे हो। तरुण ने अपना माथा पीटते हुए कहा, इसे कोई नहीं समझा सकता, आई बड़ी दोस्त की चमची। वहीं कादम्बरी जी ने आस्था से पूछा, ऐसा भी क्या हो गया था बेटा, बताओ मुझे। तो आस्था ने पहले अमन की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे कर उन्हें सारी बात बता दी कि किस हालत में अमन ने आस्था से शादी की। ये सुनकर रणविजय ने एक नज़र अमन की तरफ देखा। दरअसल रणविजय को पहले से ही पता था, रणविजय को ये पता था कि अमन की शादी कि और किस हालत में हुई थी, लेकिन फिलहाल वो जानता था कि ये बात अगर अमन और आस्था खुद कादम्बरी जी से कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ था। कादम्बरी जी ने हैरानी से कहा, इतनी बड़ी बात हो गई अमन, और तुम ऐसे कैसे वहाँ चले गए, वो लोग तुम्हें कुछ कर देते हैं। तो अमन ने बड़ी एटीट्यूड से कहा, उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है आंटी, मैं ऐसे लोगों से निपटते रहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तो कादम्बरी जी ने कहा, फिर भी बेटा ध्यान रखा करो। फिर आस्था से कहा, अच्छा हुआ बेटा तुमने मुझे सब बता दिया, मैं समझ सकती हूँ कि उस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद, अब शादी किसी भी हालत में हुई हो पर हुई तो है ना। फिर कुछ सोचते हुए कादम्बरी जी ने अमन से कहा, पर अमन तुम्हारे डैड क्या उन्हें इस बारे में पता है। कादम्बरी जी की बात सुनकर अमन का फेस सीरियस हो गया। उसने कहा, नहीं डैड अभी अब्रॉड गए हुए हैं, जैसे ही वो वापस लौटेंगे मैं उन्हें आस्था के बारे में बता दूंगा। कादम्बरी जी ने कहा, ये अच्छी बात है बेटा, उनसे कुछ भी मत छुपाना। जब तक तुम एक काम करो, तुम और आस्था यहीं रह जाओ। आखिर आस्था भी तो नई नवेली दुल्हन है ना, अब शादी तो हो चुकी है, पर शादी की बाकी की रस्में हम कर ही सकते हैं। कल वैसे भी मैं निको और तरुण को अपने कुलदेवी के दर्शन के लिए ले जाने वाली हूँ, तो अब तुम दोनों भी हमारे साथ ही चलना, ताकि उनके आशीर्वाद से तुम दोनों की शादी सुधर जिंदगी खुशहाल रहे। रणविजय ने मन ही मन कहा, अब ये मौका मेरी लाइफ में कब आएगा। ये सरीना बड़े नखरे दिखा रही है शादी करने के लिए, आज ही उसे मैं जाकर साफ साफ कह देता हूँ कि मुझे उससे शादी करनी है तो बस करनी है चुपचाप, या तो मेरे साथ शादी करने को तैयार हो जाए, वरना उठा कर ले आऊँगा। तभी कादम्बरी जी ने कहा, और रणविजय तुमने और श्री ने क्या सोचा है, कब शादी कर रहे हो। रणविजय ने कहा, मेरी तरफ से तो कब की हाँ थी मॉम, पर तुम्हारी वो लाडली बहू हाँ कहे तब ना। तो कादम्बरी जी ने कहा, तुम कोशिश सही ढंग से नहीं कर रहे हो। अब मैं 2 दिन का वक्त तुम्हें दे रही हूँ, चुपचाप श्री को शादी के लिए मनाओ, क्योंकि मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे घर की लक्ष्मी मुझे मेरे घर में ही चाहिए। रणविजय ने खड़े होते हुए कहा, तो थोड़ा सा अपने घर की लक्ष्मी को भी समझाइए कि इतने नखरे ना दिखाए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। कादम्बरी जी ने उसे जाते हुए देखा और फिर अमन से कहा, ज़रूर यही खड़ूस बने श्री के सामने देखता रहा होगा, इसलिए तो वो शादी के लिए नहीं मान रही है। तो तरुण ने हंसते हुए कहा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा आंटी, भाई वाकई में ऐसे ही एटीट्यूड दिखाते होंगे। श्री को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसे अगर कोई जीत सकता है तो उसे प्यार से ही जीत सकता है। अमन ने तरुण से कहा, तुझे कुछ पता हो ना हो तो चुप रहे और अपने मुंह को बंद रखा कर। फिर कादम्बरी जी ने कहा, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, रणविजय पहले से काफ़ी बदल चुका है और वो पूरे एफर्ट लगा रहा है श्री को मनाने के लिए, और मुझे लगता है कि श्री भी अब जल्दी ही मान जाएगी। तो कादम्बरी जी ने एक्साइटमेंट के साथ पूछा, क्या तुम्हारी श्री से बात हुई थी। तो अमन ने हंसते हुए कहा, हाँ आंटी मेरी श्री से बात हुई थी। दरअसल श्री जानबूझकर रणविजय के सामने नखरे दिखा रही है। वो तो काफ़ी वक्त पहले ही शादी के लिए राजी हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ रणविजय को परेशान कर रही है। तो कादम्बरी जी ने भी हंसते हुए कहा, समझ गई, आखिर मेरे नालायक बेटे को ऐसे ही तो सीधा कर सकते हैं। फिर निकू से कहा, निकू तुम आस्था को अमन के रूम में ले जाओ। फिर आस्था की तरफ देखते हुए कहा, बेटा ये घर भी तुम्हारा ही है, तो यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक कहना, शर्माना मत। कादम्बरी जी और बाकी सभी का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर आस्था के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, जी आंटी। फिर निकू ने कहा, चलो आस्था मैं तुम्हें अमन के रूम में ले जाती हूँ, फिर वहाँ बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। आस्था खड़ी होकर निकू के साथ वहाँ से चली गई। तुम और कितना वक्त लेने वाली हो श्री, मेरी कादम्बरी जी से बात हुई थी, वो भी यही चाहती हैं। वसुधा जी ने श्री से पूछा, जो उसके सामने ही बैठी हुई थी। दरअसल वसुधा जी भी चाहती थी कि जल्द से जल्द रणविजय और श्री दोनों एक हो जाए। श्री ने कुछ सोचते हुए कहा, माँ अभी क्या जल्दी है। तो वसुधा जी ने कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम रणविजय को पसंद करती हो ना।
तो श्री ने कहा हाँ। तो वसुधा जी ने स्माइल करते हुए कहा बेटा, रणविजय भी तुम्हें बहुत पसंद करता है और मुझे दिखता है कि तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में हो। ये सुनकर श्री के फेस पर भी स्माइल आ गई। वसुधा जी ने उसे समझाते हुए कहा जब दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर इतनी देरी क्यों लगा रहे हो। अब देखो, हम भी चाहते हैं कि तुम दोनों शादी के बंधन में बंध जाओ और हमारी बेटी भी अपनी फैमिली के साथ रहे। श्री ने कहा तो आप भी तो मेरी फैमिली है ना। तो वसुधा जी ने कहा बेटा, हम तुम्हारी फैमिली हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम खुद सोचो ना श्री, शिवी भी तो अपने डैड के साथ रहना डिजर्व करती है ना। और रणविजय का भी कितना मन करता होगा कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे। इस तरह से तुम्हारा परिवार बिखरा हुआ है और रणविजय वहाँ है, शिवी और तुम दोनों यहाँ। क्या तुम अपनी बेटी को ऐसा बिखरा हुआ परिवार देखना चाहती हो। श्री ने कहा नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है। आप जानती है ना अतीत में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खुशियाँ मेरी लाइफ में आ ही नहीं सकती हैं, या फिर अगर मेरी लाइफ में खुशियाँ आई तो किसी की नज़र ना लग जाए और वो फिर से ना बिखर जाए। वसुधा जी श्री के पास आकर बैठी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली तुम्हारा जो बुरा वक्त था वो निकल चुका है श्री, और तुम सिर्फ अपने अच्छे भविष्य की बातें सोचो। रणविजय तुमसे बहुत प्यार करता है, देख लेना वो तुम्हें इतना प्यार देगा कि तुम अतीत की सारी बातें भूल जाओगी और अतीत की सारी बातों बुरी यादों को भुला जाओगी। अब प्लीज़ मेरी बात मानो और शादी के लिए हाँ कर दो। श्री ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा ठीक है माँ, मैं रणविजय से शादी के लिए तैयार हूँ। वसुधा जी का ये सुनना था कि उनके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने प्यार से श्री के माथे को चूमते हुए कहा मैं ये खुशखबरी जल्दी से सभी को सुनाती हूँ, वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। मैं कहकर ये कहकर वसुधा जी खड़ी हुई और वहाँ से चली गई। अब श्री, वसुधा जी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान थी। वहीं श्री भी सोफे पर पीछे की तरफ सर टिकाए सीलिंग की तरफ देखते हुए सोचने लगी सब लोग कितना खुश हैं और मैं भी तो खुश हूँ। अब मैं भी रणविजय से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। ये सही था कि रणविजय ने वाकई में श्री को मनाने के लिए पूरा एफर्ट लगा दिया था। उनकी नई शुरुआत दोस्ती से शुरू होकर प्यार पर आकर मुकम्मल हुई थी और अब इस रिश्ते को पूरी तरह से मुकम्मल करना बाकी था। श्री ने जल्दी से अपने फ़ोन में रणविजय का नंबर डायल किया और रणविजय के फ़ोन पिक करने का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ रणविजय ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा हेलो श्री, बोलो क्या हुआ। तो श्री कुछ देर चुप रही। उसे समझ नहीं आया कि वो ये बात रणविजय को कैसे कहे। तो रणविजय ने दोबारा कहा क्या हुआ, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना। तो श्री ने कहा रणविजय, मुझे तुमसे मिलना था। तो रणविजय ने कहा मिलना है तो यहाँ आ जाओ, मैं चौहान हवेली में ही हूँ। तो श्री ने कहा नहीं, वहाँ नहीं कहीं और। तो रणविजय ने कुछ सोचते हुए कहा चलो वहीं मिलते हैं जहाँ दूसरी बार मिले थे। तो श्री ने कहा हाँ, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूँगी, तुम ज़्यादा देर मत करना। ये कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और चेंज करने के लिए अपने रूम में चली गई। रणविजय ने श्री को एक बीच साइड कैफ़े में बुलाया था। कैफ़े बिल्कुल शांत इलाके में बना हुआ था और यहाँ से समुद्र का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आता था। उस कैफ़े में बाहर बैठने की भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी और ज़्यादा लोग बाहर बैठना ही पसंद करते थे ताकि वो समुद्र की लहरों का आनंद लेते हुए वहाँ का खाना एंजॉय कर सके। रणविजय वहाँ बैठा हुआ था और अपना फ़ोन देखते हुए श्री के आने का वेट कर रहा था। तभी श्री की आवाज़ उसके कानों में आई, तुम्हें ज़रा वेट तो नहीं करना पड़ा ना। तो रणविजय ने कहा नहीं, मैं अभी 10 मिनट पहले ही आया हूँ। श्री जाकर रणविजय के पास सामने ही बैठ गई। तो रणविजय ने पूछा ऐसी क्या बात करनी थी। यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ। श्री रणविजय का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। दरअसल वहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद थे। इस बात को वो अकेले में ही रणविजय से करना चाहती थी। कुछ देर में श्री उसे समुद्र के किनारे ले आई और श्री रणविजय की बाह पकड़कर उसके साथ चलने लगी। रणविजय भी उसके साथ वहाँ टहलने लगा। उसके मन में यही बात चल रही थी कि श्री ऐसी क्या बात करना चाहती है। दोनों ही इस वक्त नंगे पाँव चल रहे थे। समुद्र की लहरें बार बार उनके पैरों को छूकर वहाँ से लौट जाती थी, जिससे उन्हें काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। वहाँ का मौसम और वहाँ का माहौल काफ़ी खुशनुमा नज़र आ रहा था। बताओ भी, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो। रणविजय की बात सुनकर श्री रणविजय के सामने आकर खड़ी हो गई। वहाँ चल रही हवा में श्री के बाल बार बार उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। श्री उनको अपने हाथों से साइड में कर रही थी। श्री इस वक्त वाइट कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। रणविजय ने भी इस वक्त वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। उसके बाल जो जेल से सेट थे वहाँ चल रही हवा में बिगड़ कर उसकी फॉरहेड को कवर कर रहे थे। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा
रहा था, इसलिए श्री ने अपने दोनों हाथ रणविजय के गले में डाले और पंजों के बल खड़े होकर रणविजय को होठों पर अपने होठ रख दिए। श्री के ऐसा करने से रणविजय एकदम हैरान हो गया, लेकिन फिर भी उसके फेस पर स्माइल आ गई और उसने अपने दोनों हाथ श्री की कमर को थाम कर बिल्कुल अपने करीब कर लिया। दोनों ही इस वक्त इस खुशनुमा माहौल में एक दूसरे की कृष में पूरी तरह खोए हुए थे। कुछ देर बाद श्री रणविजय से दूर हुई और रणविजय के सीने पर सर रखे हुए हाँफने लगी। रणविजय ने उसकी बाह को सहलाते हुए कहा, क्या तुमने मुझे इतनी दूर सिर्फ किस करने के लिए बुलाया था? श्री ने अपने हाथ से रणविजय की चेस्ट पर मारते हुए कहा, नहीं, पर कुछ देर मुझे ऐसे ही हक करे रहने दीजिए। तो रणविजय ने श्री को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जो भी बात है, पर तुम्हारा बात शुरू करने का ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया। श्री ने ऐसे ही रणविजय के सीने पर सर रखे हुए ही कहा, रणविजय, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पहले तो रणविजय को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि श्री ने वापस मुझसे शादी करने के लिए पूछा। क्या कहा तुमने? तुम मेरी तरफ देखकर पूछो ना। तो श्री ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि अब हम दोनों को शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए? और अब मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? रणविजय अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे तो श्री के मुंह से ये सुनकर इतनी खुशी फील हो रही थी, उसका मन हुआ कि वो चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को ये बातें बताए। वो तो कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा था जब श्री शादी के लिए तैयार हो जाए। रणविजय ने खुश होते हुए कहा, पागल, तुम पूछ क्या रही हो? तुम सीधा ऑर्डर दो, बोलो कब शादी करोगे? कल शादी करें या फिर आज, अभी इसी वक्त करें? रणविजय की बात सुन श्री बोली, क्या अभी? अभी कैसे शादी कर सकते हैं? माँ को तो भी ये बात खबर सुनानी होगी ना। और तुम्हें याद है ना, माँ ने क्या कहा था कि सब कुछ सही तरीके से होगा। श्री, तुम नहीं जानती कि आज मैं कितना खुश हूँ। मैं आज ही मॉम को ये बात बताता हूँ, वो भी इस खबर को सुनकर बहुत खुश हो जाएंगी। रणविजय ने कहा। श्री ने हंसते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, हमें माँ को ये खुशखबरी जल्द से जल्द देनी चाहिए। तो रणविजय ने कहा, अभी चलें? श्री ने कहा, शुभकामनाएं देने में देरी क्यों? रात का वक्त चौहान हवेली में खुशियों ने अपनी दस्तक दे रही थी। सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। महेश और वसुधा जी दोनों ही हवेली आ चुके थे। आखिर वो अपनी बेटी का रिश्ता जो तय करने वाले थे। कादम्बरी जी ने खुश होते हुए कहा, बधाई हो वसुधा जी, आखिर हमारा इंतजार खत्म हुआ। वसुधा जी ने भी खुश होते हुए कहा, आपको भी बधाई हो कादम्बरी जी, आखिरकार वक्त आ गया आपकी अमानत को आपको लौटाने का। श्री रणविजय के पास बैठे हुए मुस्कुराते हुए ये सब देख रही थी। वहाँ बाकी के और भी सभी लोग भी मौजूद थे। अमन, आस्था, निक्कू, उनके चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आ रही थी। रणविजय ने श्री का हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। श्री भले ही स्माइल कर रही थी, पर अपना हाथ रणविजय की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, पर रणविजय उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। कादम्बरी जी ने कहा, मैं कल ही पंडित जी से मुहूर्त निकालती हूँ, अब इस शादी में ज़्यादा देर नहीं करेंगे। वसुधा जी ने कहा, जैसा होगा आप हमें बता दीजिएगा। कादम्बरी जी ने कहा, वसुधा जी, श्री हमारी बहू ही नहीं बेटी भी है, और मैं चाहती हूँ कि शादी के दौरान आप दोनों भी यहीं आकर रहें। वसुधा जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कादम्बरी जी ने कहा, मैं जानती हूँ श्री के अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, और श्री तो आपके घर की रौनक थी, और श्री जब ससुराल आ जाएगी तब आप दोनों अकेले रह जाएंगे। ये सुनकर वसुधा जी और महेश जी भी थोड़ा उदास हो गए, क्योंकि ये सही था। फिर कादम्बरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप यहीं आकर रहिए, इससे श्री को भी आपकी चिंता नहीं होगी और आप भी अपने बच्चों के पास रह पाएंगे। वसुधा जी और मनोज जी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। दरअसल वो थोड़ा झिझक भी रहे थे। इस तरह से बेटी के ससुराल में रहना, ये बात उन्हें थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तभी रणविजय ने उनकी परेशानी समझते हुए कहा, बेटी के घर में नहीं रहना चाहते, पर बेटी के घर में तो रह सकते हैं ना। अब सभी की नज़र रणविजय पर टिक गई। रणविजय ने आगे कहा, पापा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? तब मनोज जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो रणविजय ने कहा, तो बस बात ख़त्म, अब आप यहीं आकर रहेंगे। अब सारी बातें यहीं निकलोगे या फिर मेरी शादी की तैयारी भी करेंगे? वैसे भी आपकी बेटी ने बहुत वेट कराया है। ये कहकर रणविजय ने श्री की तरफ देखा और उसके हाथ को बड़ी जोर से प्रेस किया, जिससे श्री ने रणविजय को मुड़कर देखा। वहाँ मौजूद सभी लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे, क्योंकि रणविजय की बातों में उनका उतावलापन साफ
सभी महसूस कर पा रहे थे। कादम्बरी जी ने कहा, चलो अब ये फैसला तो हो गया, अब जल्द से जल्द सभी लोग शादी की तैयारी में लग जाओ। मैं जल्दी ही पंडित जी से मिलकर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती हूँ। तो निकू ने कहा, हाँ माँ, मैं भी शादी की तैयारी करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। भाई की शादी की सारी जिम्मेदारियाँ हम सभी उठा लेंगे। आस्था ने कहा, हाँ मैं भी आपका साथ दूंगी। क्या क्या करना है? आस्था ने मुस्कुराकर अमन की तरफ देखा, जो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। अमन को अपनी तरफ देखते देख आस्था ने अपनी नज़र झुका ली। दरअसल अमन तो पहली नज़र से ही आस्था को अपना दिल दे बैठा था, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी उसकी चाहत उसकी बीवी बन जाएगी। दूसरे दिन ही कादम्बरी जी और रसुता जी ने पंडित जी से सलाह मशवरा करके सगाई की डेट फिक्स कर दी थी और उसके 3 दिन बाद शादी की डेट। इसलिए सभी लोग जोर शोर से श्री और रणविजय की शादी की तैयारी में लग गए थे। ऐसा लग रहा था इतने दिनों बाद चौहान हवेली की रौनक लौट आई हो। श्री और रणविजय एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत जो करने वाले थे। वहीं शिवी भी इन सब में बहुत खुश थी और बाकी एक्साइटेड भी, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी। एक तो उसे इतनी बड़ी फैमिली मिल गई थी और जहाँ सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। सिवी तो पूरा दिन हवेली में इधर से उधर चहक रही थी और उसके लाड उठाने के लिए उसके पास 2-2 चाचू भी थे। और रणविजय के लिए तो अपनी बेटी किसी प्रिंसेस से कम थोड़ी थी। श्री अपनी मॉम और डैड के साथ शॉपिंग के लिए आई हुई थी। रणविजय ने अपनी प्रिंसेस के लिए ना जाने कितनी सारी ड्रेसेस खरीद ली थी। दोनों ही बाप बेटी शॉपिंग को बहुत इंजॉय कर रहे थे। वहीं श्री बार बार उन दोनों को टोकी जा रही थी, इतनी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत है और इतनी सारी शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। पर रणविजय ने साफ कह दिया था कि उसकी प्रिंसेस दोबारा रिपीट नहीं करेगी और वो बीच बीच में उन्हें टोके ना। सिवी भी आज बहुत खुश थी और रणविजय ने उसे ढेर सारे खिलौने भी दिलवाए थे। सिवी का रूम अपने बगल में ही तैयार करने के लिए बोल दिया था और उनका काम भी शुरू हो गया था। रणविजय ने खुद श्री के लिए एक डिज़ाइनर लहंगा पसंद किया था। वो लहंगा वाकई में बहुत खूबसूरत था और उस स्टोर का सबसे एक्सपेंसिव लहंगा भी था। वो डिज़ाइनर स्टोर देश की सबसे बड़ी ब्रांड का फैशन डिज़ाइनर स्टोर था। बल्कि ये कह सकते हैं कि रणविजय ने श्री के लहंगे का ऑर्डर काफ़ी दिन पहले ही दे दिया था। उसे पूरा फुल कॉन्फिडेंस था कि श्री अब जल्द ही शादी के लिए मान ही जाएगी। इसलिए उसने शहर की सबसे बड़ी फैशन डिज़ाइनर को श्री का लहंगा बनाने का ऑर्डर दे दिया था और इस बारे में श्री को आज जाकर पता चला। श्री को तो रणविजय का कॉन्फिडेंस पर बड़ी हैरानी हो रही थी। रणविजय, तुमने इतनी जल्दी और पहले ही इस लहंगे के लिए कह दिया था? तो रणविजय ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ तो मुझे तो पता था कि तुम इस शादी के लिए मान ही जाओगी। तो श्री ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, और अगर मैं ना मानती तो? रणविजय ने तिरछी नज़रों से श्री को देखा और फिर उसे अपने करीब करते हुए कहा, नहीं मानती तो उठा कर ले जाता। कहा था ना कि शादी तो तुम्हें मेरे से ही करनी होगी। श्री ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है। हो सकता है कि मैं राजी नहीं होती और शायद किसी और से। इससे पहले कि श्री कुछ कहते, रणविजय ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत। माना मैं तुम्हारा लवर हूँ, लेकिन आज भी वही रणविजय हूँ। श्री ने हंसते हुए अपना सरनाम में हिलाया और रणविजय से कहा, अरे बाबा, मैं कौन सा किसी और से शादी करने वाली थी। जब प्यार तुमसे किया है तो शादी भी तुम्ही से करूँगी ना। रणविजय ने सारी शॉपिंग किए हुए सामान को घर पर ले जाने का ऑर्डर देकर श्री और शिवी को लेकर वहाँ से निकल गया। सिवी गाड़ी की बैक सीट पर बैठी हुई अपनी चॉकलेट एंजॉय कर रही थी और साथ ही साथ फ़ोन में वीडियो भी देख रही थी। वहीं श्री फ्रंट सीट पर बैठे हुए बाहर की तरफ देख रही थी। रणविजय गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? श्री ने मुस्कुराते हुए रणविजय की तरफ देखा और कहा, विश्वास नहीं हो रहा रणविजय कि हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ चुकी है। रणविजय ने हंसते हुए कहा, तो विश्वास कर लो श्री, और वादा करता हूँ इन खुशियों को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगा। श्री ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ रणविजय के हाथ पर रखा, जिसे रणविजय ने गियर पर रखा हुआ था। आज बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पर? तो श्री ने हंसते हुए कहा, हर बातों में तुम यही क्यों ढूंढ लेते हो? वैसे सच कहा, वाकई में मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। क्या नहीं आना चाहिए था? रणविजय ने हंसते हुए कहा, नहीं मेरी जान, ये प्यार ही तो है जो हम दोनों को नज़दीक लेकर आया है। श्री कुछ देर तक रणविजय को देखती रही और फिर उसने गाड़ी में म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर दिया। श्री एक म्यूज़िक लवर थी, उसे खासकर पुराने रोमांटिक गाने सुनना बहुत पसंद था और म्यूज़िक प्लेयर ऑन होते ही एक पुराना रोमांटिक सॉन्ग प्ले होने लगा, जिसे सुनकर श्री ने चाहते हुए कहा, ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है रणविजय, वाओ। रणविजय ना मुस्कुराते हुए भी श्री की तरफ देखा और वापस सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। श्री ने सीट पर अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसे
सॉन्ग को सुनते हुए उसे फील करने लगी। उस सॉन्ग का हर बोल जैसे रणविजय और श्री के दिल का हाल बयां कर रहा हो। रणविजय गाड़ी ड्राइव करते हुए बीच बीच में श्री की तरफ ही देख रहा था, जो अपनी आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्री उस सॉन्ग को फील करते हुए जी रही हो। कुछ ही देर में वो खूबसूरत सफ़र कट गया और वो लोग वापस चौहान हवेली पहुंच गए। श्री अभी भी आंखें बंद किए हुए बैठी थी, शायद वो सॉन्ग सुनते हुए सो गई थी। रणविजय ने अपनी सीट बेल्ट ओपन की और श्री के कंधे पर हाथ रख उसे हल्का सा हिलाते हुए कहा, घर आ गया है जान, उठ जाओ। श्री ने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोली और आसपास देखा, फिर सीधे बैठते हुए कहा, हम पहुंच गए। रणविजय ने हंसते हुए कहा, नहीं, अभी हम रास्ते में ही हैं, चलो अंदर चलना है कि यहीं गाड़ी में ही बैठी रहोगी। श्री ने छोड़ी जिद करते हुए कहा, रणविजय अभी कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं ना, मेरा बहुत मन है। रणविजय ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं शिवी को अंदर पहुंचा कर आता हूँ, तब तक तुम गाड़ी में वेट करो। श्री ने अपना सर हाँ में हिलाया और वापस सीट पर सर टिकाए अपनी आंखें बंद कर ली। रणविजय गाड़ी से बाहर आया और उसने पिछली गेट सीट का डोर ओपन करते हुए कहा, चलो बेबी, अब जल्दी से अंदर चले जाओ। ये कहकर रणविजय ने सीवी को संभाल कर गाड़ी से नीचे उतारा। सीवी तो वैसे भी बड़ी एक्साइटेड थी दादी को और घर के सभी लोगों को अपनी शॉपिंग की लिस्ट सुनाने में कि आज उसने क्या क्या खरीदा। वो भागते हुए जल्दी से अंदर चली गई। रणविजय वापस अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और अपनी सीट बेल्ट लगाकर उसने एक नज़र श्री की तरफ देखा, जो अभी भी आंखें बंद किए बैठी हुई थी। श्री के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था और एक प्यारी सी स्माइल। रणविजय ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। रात हो चुकी थी, इसलिए सड़कें भी काफ़ी सुनसान थी और हाईवे पर रणविजय की गाड़ी फुल स्पीड के साथ दौड़े जा रही थी। श्री ने गाड़ी की विंडो ओपन कर दिए थे, जिससे बाहर की ताज़ी हवा गाड़ी के अंदर आ रही थी। श्री ने अपनी कुड़ी विंडो पर टिकाई और बाहर की ताज़ी हवा को फील करने लगी। हवा में श्री के बाल उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। श्री अपने बालों को कान के पीछे करते हुए रणविजय की तरफ मुड़ी और बोली, रणविजय, शादी के बाद भी ना हम लोग अक्सर ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पर आया करेंगे। रणवीर श्री का हाथ अपने एक हाथ में थामते हुए कहा, जैसा तुम हुक्म करो मेरी जान। फिर श्री ने थोड़ा नाराज़गी से कहा, तुम भी और टिपिकल टाइप हस्बैंड की तरह मत बन जाना कि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे आज बहुत काम था वगैरह वगैरह। तो तुम भी ऐसा मत बन जाना कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज मुझे सोने दो वगैरह वगैरह। रणविजय की बात का मतलब समझ के श्री ने शर्मा कर अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली तो रणविजय ने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और श्री की बाह पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, बोलो नहीं बनोगी ना वैसे, क्योंकि सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर तो सिर्फ मेरी ही मनमानी चलने वाली है। श्री ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो। दरअसल श्री को रणविजय की बात से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ऐसा नहीं था कि श्री रणविजय से प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसे इन बातों से बड़ी शर्म भी आ रही थी। हाँ, पहले जो भी था उन दोनों के बीच था वो सिर्फ एक नफरत थी, एक बदला लेने की चाह थी, कोई फीलिंग्स नहीं थी। लेकिन जब अब फीलिंग्स दोनों के दिल में थी श्री के लिए, तो अब सब कुछ नया ही लग रहा था। रणविजय ने श्री की सीट बेल्ट को ओपन कर उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, चलो अब से पूरा दिन तुम्हारी चलेगी और रात की बेड पर सिर्फ मेरी चलेगी, मंजूर है। श्री ने रणविजय के कंधे पर मारते हुए कहा, तुम ऐसी बात करना बंद कर सकते हो क्या। तो रणविजय ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन। श्री, 4-5 दिनों में हमारी शादी होने वाली है, अब मैं ये बात नहीं करूँगा तो कब करूँगा, बोलो। तो श्री जल्दी से रणविजय की गोद से उतरी और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर की तरफ भाग गई। रणविजय ने हैरानी से श्री को जाते हुए देखा और आवाज़ देने लगा, श्री कहाँ जा रही हो, रुको। रणविजय ने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट ओपन की और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आया। श्री रोड के साइड में भागते हुए बोली, तुम अपनी बातें करके मुझे बार बार जानबूझकर ऐसी बातें करते हो ना रणविजय, मुझे परेशान करने के लिए। तो रणविजय जो श्री को पीछे से पकड़ने के लिए भाग रहा था, उसने कहा, पहले रुक जाओ, ऐसे भागो मत। वहीं श्री एक छोटी सी दीवार पर बैठ गई। दरअसल इस दीवार की दूसरी साइड समुद्र का किनारा था। समुद्र के पास की जगह होने की वजह से वहाँ काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी माहौल काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा था। इसलिए श्री उस छोटी सी दीवार के ऊपर चढ़ गई और उस पर चढ़ते हुए बोली, रणविजय पता है मैं बहुत खुश हूँ। रणविजय ने श्री का हाथ थामते हुए कहा, ध्यान से, कहीं खुशी में गिर ही मत जाना। रणविजय की बात सुनकर श्री ने हंसते हुए कहा, अरे तुमने मेरा हाथ थामा है ना, तो तुम मुझे गिरने मत देना। और जोर से चिल्लाते हुए बोली, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जल्द ही रणविजय मेरा और मैं रणविजय की होने वाली हूँ। श्री की हरकत पर रणविजय भी जोर से हंसा, वो भी
वो भी इस दीवार पर चढ़कर श्री का हाँ में हाथ मिलाते हुए तेज चिल्लाया, और आज के बाद हम दोनों को कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया चाहे जो लगा ले, मैं श्री को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। रणविजय श्री दोनों ही दीवार पर नीचे के साइड पैर लटकाकर बैठ गए और सामने समुद्र की लहरों को देखने लगे। दोनों ने ही अपना हाथ एक दूसरे के हाथों में थामा हुआ था। श्री ने अपना सर रणविजय के कंधे पर रखा और बड़ी ही सुकून भरी नज़रों से समुद्र की लहरों को देख रही थी। समुद्र की लहरों की आवाज़ आई। वहाँ का माहौल काफ़ी सुकून भरा बना रही थी। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे हुए जैसे अपने अपने सपने बोल रहे थे। रणविजय अपने हाथ में फ़ोन पकड़े हुए कुछ ईमेल चेक कर रहा था। श्री ने रणविजय से कहा, रणविजय एक बात पूछूं? रणविजय ने अपना फ़ोन देखते हुए ही कहा, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। तो श्री ने कहा, पता है रणविजय, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी अनजाना सा डर मेरे दिल में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कहीं मुझसे ये खुशियाँ छीन ना जाए। श्री की बात सुनकर रणविजय ने अपना सिर झुकाकर श्री की तरफ देखा, जो सामने समुद्र की तरफ देख रही थी। उसने श्री से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है श्री? तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो बहुत जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।